हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेविस-सिंगर हाइपोथेसिस और सेक्युलर डिटोरेशंस थ्योरी। कैसे कोई कंट्री लॉन्ग टर्म डिटोरेशन में चली जाती है और कैसे कोई डेवलप कंट्री और इम्प्रूवमेंट होती चली जाती है, जबकि वो ट्रेड करती है डेवलपिंग कंट्री से, यानी कि रॉ मटेरियल्स वो इंपोर्ट करती है अपने कंट्री में, और फिर वो और रिचर हो जाती है और डेवलपिंग कंट्रीज़ और पुअर। सो वेलकम टू दी सेशंस। आज का जो हमारा टॉपिक, जैसे कि हम लोग सब समझ गए हैं कि प्रेविस-सिंगर हाइपोथेसिस पढ़ने वाले हैं और सेक्युलर डिटोरेशंस थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जिनके डेवलपर्स हैं रॉल्फ प्रेविस एंड हांस सेंगर। Previs-Singer hypothesis normally refers to claim that the relative price of primary commodities in terms of manufactures shows a downward trend. However, as noted earlier, Previs and Singer were concerned about the more general issues of a rising per capita income gap between industrialist and developing countries and its relationship to international trade. उनका जो बेसिकली कंसर्न था वो इनकम का जो गैप है दोनों कंट्रीज़ में, इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और इसके साथ ही जो उनका रिलेशन है इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, उनके बारे में था। वो आर्ग्यू करते हैं कि द इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशंस along the lines of static comparative advantage had excluded developing countries from the fruits of technical progress that had so enriched the industrialized world. और ऐसा करते हुए उन्होंने 3 स्टाइलिश फैक्ट्स को लिया अपने थियरी को समझाने के लिए। जो वो पहला बोलते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ वेयर इंडीड हाईली स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज़। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इनका जो पहला फैक्ट है, वो अपने आर्ग्यू में पहला फैक्ट जो देते हैं वो देते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका जो स्पेशलाइजेशन हुआ रहता है वो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में। चूँकि हम लोग ये पहले भी पढ़ते हुए आए हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, या फिर जो हम लोग ए बी कंट्री को मानते थे, एक डेवलप कंट्री है एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो हम लोगों ने इसको पहले भी डिस्कस करा हुआ है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो मोस्टली क्या एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन करती है, प्राइमरी कमोडिटीज़ का और प्राइमरी प्रोडक्ट का। इनका जो सेकंड इन्होंने दिया था फैक्ट, उन्होंने बोला था दैट द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वाज कॉन्सेंट्रेटेड मेनली इन इंडस्ट्री, यानी कि जितने जो टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट हुए, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुआ, वो ज़्यादातर कहाँ होता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में। थर्ड, दैट द रिलेटिव प्राइस ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज़ इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स हैड फॉलन स्टेडली सिंस द लेट 19th सेंचुरी। और ये इनका जो तीसरा फैक्ट था, ये बोलते हैं कि जो रिलेटिव प्राइस है, यानी कि PX/PY, जिसको हम लोग जानते हैं और जिसको टर्म्स ऑफ ट्रेड भी बोला जाता है, तो जो प्राइमरी कमोडिटीज़ का जो प्राइस है वो एज़ कंपेयर टू मैन्युफैक्चरर गुड्स के संदर्भ में अगर बोलूँ कॉन्टेक्स्ट में, तो उनका जो प्राइसेस हैं वो कम है, और उनका जो डिमांड इलास्टिसिटी है वर्ल्ड मार्केट में वो भी कम है, जिसके कारण जो फ्रूट है, यानी कि जो इसका जो मेन फ्रूट का जो टेस्ट है वो खाने को किसको मिल जाता है, डेवलप कंट्रीज़ को, रादर डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूविंग ऑफ डेवलप कंट्रीज़ एंड डेटोरेटिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, और धीरे धीरे ऐसा करते हुए क्या हो जाता है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो इम्प्रूव करता हुआ चला जाता है, कौन सी कंट्री के लिए, डेवलप कंट्रीज़ के लिए, और ये सेक्युलर डिटोरेशंस हो जाते हैं किन के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। They both observe that from the year of 1870 UK और इंग्लैंड, यानी कि जो प्रेविस हैं और जो सिंगर हैं, ये दोनों ऑब्जर्व करते हैं कि 1870 में यूके और इंग्लैंड जो टर्म्स ऑफ ट्रेड था हैज़ बीन 100। मतलब ये वो अपना एम्पेरिकल एनालिसिस कर रहे हैं और उन्होंने पाया कि जब 1870 था तो जो यूके और इंग्लैंड का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड था वो 100 था। And after that, in the year 1938, the terms of trade was frequently improving UK और इंग्लैंड। वो कितना हो गया, वो 100 से बढ़कर 170 सी, अगर 100 था उसका 1870 में और 170 हो गया उसका 1938 में, तो देयर हैज़ बीन ह्यूज गैप। यस, ये तो फ्रिक्वेंटली इम्प्रूव कर रहा है, सो दैट हैज़ बीन so much improvement from 100 to 170. yes, 70 का गैप
फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, जब वो ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा गैप उनको देखने को मिलता है कि जो उनका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो फ्रिक्वेंटली इंक्रीज़ कर रहा है, सब्सटेंशियली इंक्रीज़ कर रहा है. So they found that since UK exporting manufactured goods and importing raw materials or primary commodities, उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने ये गैप पाया तो उन्होंने देखा कि जो यूके था वो एक्सपोर्ट किसका कर रहा था, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, और इंपोर्ट किसका कर रहा था, रॉ मटेरियल्स का और प्राइमरी कमोडिटीज़ का. So that they reached at conclusion that those countries which are exporting primarily manufactured goods are improving their terms of trade और increasing. यानी कि जो भी कंट्री मैन्युफैक्चर गुड को एक्सपोर्ट कर रही है या फिर करेगी और इंपोर्ट करेगी रॉ मटेरियल्स या प्राइमरी कमोडिटीज़ का, उनका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा वो इंक्रीज़ करता हुआ जाएगा, ऐसा इन्होंने पाया. ठीक इसी Meanwhile, those countries which are primarily exporting primary goods experiences long-term deteriorations on their terms of trade. और इसी समय पे जब कोई कंट्री यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ प्राइमरी कमोडिटी को एक्सपोर्ट करेगी और इंपोर्ट करेगी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, तो उसका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा और फॉल एंड डाउन हो जाएगा. Let's focus on the reason why both developed countries and developing countries experiencing improvement or deteriorations respectively. तो उनका जो पहला रीज़न था, हेंस एंड प्रेबिस एंड सिंगर हाइपोथेसिस का जो पहला रीज़न उन्होंने बताया कि ऐसा डिटोरेशंस क्यों देखने को मिलते हैं, क्यों डेवलप कंट्रीज़ ज़्यादा रिचर पर रिचर होती जाती है और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको सेक्युलर डिटोरेशंस देखने को मिलता है. इसके पीछे का क्या रीज़न है वो बताते हैं. कि पहला जो उनका था, अगर एक पहला पॉइंट उनका था कि डिफरेंसेस इन द इनकम इलास्टिसिटीज. ये उनका पहला था कि डिफरेंस होते हैं इनकम इलास्टिसिटीज में. वो ऑब्जर्व करते हैं कि इनकम इलास्टिसिटीज और प्राइमरी कमोडिटीज इज लेस देन 1 and the income elasticity of manufactured commodities is greater than 1. So according to the empirical evidence, world income increases, people tend to demand more and more commodities produced and exported by those countries who specializations on manufactured goods. और ये क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी ऐसा इनकम बढ़ता है, मतलब वर्ल्ड इनकम इंक्रीज होता है, तो पीपल का जो डिमांड का जो ट्रेंड होता है वो मैन्युफैक्चर गुड्स को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा होता है, रादर वो प्राइमरी कमोडिटीज़ को डिमांड नहीं करते. जाहिर सी बात है, हमने प्रीवियस अपने थ्योरी में भी डिस्कस किया था कि जब भी किसी पर्सन का, ये तो कंट्री है और वर्ल्ड लेवल पे है, तो सिंपल एक इंसान का भी जब भी इनकम बढ़ता है तो वो मतलब प्राइमरी कमोडिटीज़ को परचेस करने के बजाय, नेसेसिटी गुड को परचेस करने के बजाय वो लग्जरियस गुड्स पे अपना इन्वेस्टमेंट करता है. वो महीने के 10 केजी ही चावल रखता है जो कि उसको नेसेसरी है, वो बढ़ाकर उसको 1 क्विंटल नहीं करता, वो 10 केजी ही हर महीने लाएगा, भले ही उसका इनकम कितना भी हो. इसके बजाय वो क्या करेगा, वो लग्जरियस गुड में इन्वेस्टमेंट करेगा अपने इनकम को. तो यहाँ यही बोलते हैं कि वर्ल्ड इनकम इंक्रीज करेगा और जो पीपल डिमांड करेंगे वो मोर एंड मोर उस प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे जिसका स्पेशलाइजेशन किस में होगा, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को लेकर. Since and on an average, a developed countries export the manufactured goods, benefit of the increased world income. Or we can say that there has been a shift between less income country to greater income country or poorer country to rich country. और एक इनकम शिफ्ट हो जाती है कि ये डेवलपिंग कंट्री है, दिस इज डेवलपिंग कंट्री, इसका जो इनकम है वो शिफ्ट कहाँ कर जाती है, डेवलप्ड कंट्रीज में. और जो कि हमारे अभी जिनका मैं नाम बोलूँगी वो हमारे जितने भी इकोनॉमिक्स फर्टिलिटी वो इजीली रिलेट कर पाएंगे. अकॉर्डिंग टू द अर्नेस्ट एंगल लॉ ऑफ कंजप्शन, सबने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में एंगल लॉ. वो क्या बोलता है कि एज द इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीजेस दे टेंड टू स्पेंड लेसर प्रोपोर्शंस ऑफ देयर इनकम ऑन प्राइमरी कमोडिटीज एंड टेंड टू एक्सपेंड मोर ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. एंगल लॉ भी यही बोलता है कि जब आपका एंगल लॉ ऑफ कंजप्शन कि जब आपका इनकम बढ़ता है किसी भी पीपल का, तो वो अपना जो
इंक्रीज दे टेंड टू स्पेंड लेसर प्रोपोर्शन, वो अपना इनकम का थोड़ा प्रोपोर्शन ही इन्वेस्ट करता है प्राइमरी कमोडिटीज़ में, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक्सपेंसेस किसको लेकर होता है, मैन्युफैक्चर गुड्स को लेकर होता है। इसका जो उन्होंने सेकंड रीज़न दिया था, पहला रीज़न तो दिया था डिफरेंसेस इन द इनकम इलास्टिसिटीज़, इनका जो सेकंड रीज़न था कि क्यों ऐसा सेक्युलर डिटोरेशंस देखने को मिलता है, वो था सेकंड रीज़न, वो था टेक्नोलॉजी चेंज। तो जो टेक्नोलॉजिकल चेंज टेक प्लेस होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में और डेवलप कंट्रीज़ में, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज इन अ कंट्री और डेवलप कंट्रीज, इट हैज़ रिडक्शन इन द डिमांड ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज़ इंटरनेशनली और रॉ मटेरियल सेविंग इनोवेशंस। तो जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं किसी कंट्री में, तो वो क्या करता है, वो रॉ मटेरियल सेवर होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिडक्शन करता है, डिमांड उसका रिडक्शन होता है प्राइमरी कमोडिटीज़ को लेकर, और उसका जो डिमांड होता है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को लेकर होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि हाईली बायास्ड होता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की तरफ। बोला ना अभी, इनकम बढ़ने से हम लोग का जो चॉइस है वो बायास्ड हो जाता है किसके तरफ, लग्जरियस गुड्स की तरह। यानी कि जैसे ही इनकम बढ़ा, हम लोग आटा दाल के बारे में ना सोचकर हम लोग लग्जरियस आइटम के बारे में सोचने लगते हैं कि अच्छा ओके इस महीने मुझे एसी लेना है, ओके इस महीने मुझे कार ले लेना, अच्छा मुझे इस महीने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। मतलब हम लोग ऐसे तरीके के थॉट्स आते हैं जब इनकम इंक्रीज़ होता है। मतलब हम लोग के दिमाग में ये चीज़ आती ही नहीं है कि इस बार मैंने 20 kg राइस खरीदना है, इस बार मैंने 2 kg का जो सॉल्ट आता था हर महीने, इस बार मुझे 5 kg कर देना है। क्यों? क्योंकि मेरा इनकम इंक्रीज़ हो गया। ऐसे थॉट्स नहीं आते। मतलब जिस टाइम वी गेट आवर सैलरी विथ इंक्रीमेंट, हमारा दिमाग में तुरंत प्लान हो जाता है लग्जीरियस गुड्स को लेकर। तो इंसान का जो चॉइस है वो हाईली बायास्ड होता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को लेकर। मोबाइल के बारे में, लैपटॉप के बारे में, ये सब के बारे में सोचने लगते हैं हम लोग कि इस बार तो अच्छा सैलरी इंक्रीमेंट हुआ तो इस बार मैं अच्छा मोबाइल खरीद लूँगा या खरीद लूँगी, या फिर मैं लैपटॉप खरीद लूँगा या खरीद लूँगी, अच्छे बाइक्स, मतलब जितने भी मैन्युफैक्चर। तो इंसान का जो चॉइस है वो बायास्ड होता है किसकी तरफ, मैन्युफैक्चर्स को लेकर, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को लेकर। इनका जो तीसरा था पॉइंट था वो था अनइक्वल मार्केट पावर। अनइक्वल मार्केट पावर। तो unequal market power implies that the commodities sold by the developed countries are sold by an international market are characterized by oligopolistic in nature। क्या बोला कि जो अनइक्वल मार्केट पावर है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कैसे कैरेक्टराइज्ड है, वो ओलिगोपोलिस्टिक इन नेचर हैं, यानी कि फ्यू सेलर। और द प्रोडक्ट मार्केट ऑफ कमोडिटी सोल्ड बाई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्यू सेलर्स, ये डेवलप कंट्रीज़ का है क्योंकि उनका जो नेचर है वो ओलिगोपोलिस्टिक है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है और अंडर डेवलप कंट्रीज़ है उनका जो नेचर है वो क्या है, कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ नेचर है। एज अ रिजल्ट मार्केट ऑफ ओलिगोपोली हैज़ सब्सटेंशियली हायर प्राइस दैन कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये जिन्होंने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा मार्केट के बारे में, दे नो कि जो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है उनका जो रेट है वो हायर होता है किसकी कंपैरिजन में, कॉम्पिटिटिव, मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट या फिर कॉम्पिटिटिव मार्केट की तुलना में जो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट होते हैं उनके जो प्राइसेस होते हैं वो हाई होते हैं। तो चूंकि डेवलप कंट्रीज़ में ओलिगोपोलिस्टिक नेचर पाया जाता है तो उनका जो इंक्रीमेंट होता है यानी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है। As a result of differences, this unequal power of market, manufactured goods fetch high price on international market as compared to primary good। जिसके कारण क्या होता है कि ये जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस खींचने के लिए, मतलब प्राइस खींच लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं एज़ कंपेरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो कि जिनका नेचर है कॉम्पिटिटिव। बोथ देम गिव। इसके बाद उन्होंने ये जो सेक्युलर डिटोरेशंस के जो 3 रीजंस दिए, उन्होंने पहला दिया डिफरेंसेस इन इनकम इलास्टिसिटी, दूसरा उन्होंने टेक्नोलॉजी को लेकर बोला, थर्ड उन्होंने अनइक्वल मार्केट पावर को लेकर बोला। तो इतने सारे उन्होंने रीजंस बताए कि क्यों सेक्युलर डिटोरेशंस देखने को मिलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में।
तो बाद में वो मतलब इसमें एडवाइस भी देते हैं दोनों कि क्या करने से क्या होगा। तो बोथ ऑफ देम गेम एडवाइस दैट डेवलपिंग कंट्रीज शुड मोर फोकस ऑन चूजिंग टू देयर एक्सपोर्टिंग बास्केट। अगर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है अगर वो थोड़ा सा भी कॉशियस होके अपना एक्सपोर्टिंग बास्केट को चूज़ करती है और फोकस करती है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अपने देश पे, so as they change their exporting basket from primary commodities to manufactured commodity as a to reap increases the benefit of international trade, otherwise they face long term deteriorations। अगर वो ऐसा करती है तो ही वो सक्षम होगी हाई प्राइस खींचने में, अदरवाइज उनको फिर से लॉन्ग टर्म डिटोरेशंस देखने को मिल सकता है। कौन सी कंट्री? डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो ये था सिंगर हाइपोथेसिस, प्रीवियस सिंगर हाइपोथेसिस। इसके बाद में इसको क्रिटिसाइज और एक्सटेंड बोलूँगी मैं कि सिर्फ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो सिर्फ मतलब जो एक्सपोर्ट करती है वो प्राइमरी कमोडिटीज़ का तो एक्सपोर्ट करती है, नो डाउट सरप्लस में वो प्राइमरी कमोडिटीज़ का। मतलब इसको काटते हुए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ऐसा राय दिया कि ठीक है आप ठीक बोल रहे हो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो एक्सपोर्ट करती है प्राइमरी गुड्स का, लेकिन ये भी तो सही है ना कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो थोड़े मायने पे ही सही पर मैन्युफैक्चर गुड्स को भी तो एक्सपोर्ट करती है। तो आप इस पहलू को बिल्कुल भी नकार के आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ सिर्फ और सिर्फ किसको एक्सपोर्ट कर रही है? अपने प्राइमरी कमोडिटीज़ का, जो कि सही नहीं है। ठीक ऐसा ही जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो एक्सपोर्ट तो करती है मैन्युफैक्चर गुड्स का, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या करती है? वो कुछ मतलब ठीक इसके अपोजिट ही करती है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो प्राइमरी कमोडिटीज़ को लेकर है वो कुछ एक्सपोर्ट भी करती है, मतलब अच्छे मैन्युफैक्चर का भी वो एक्सपोर्ट करती है, जैसा कि जो डेवलप कंट्रीज़ है वो कुछ प्राइमरी कमोडिटीज़ का भी तो एक्सपोर्ट करती है। मतलब उस देश में जो भी उसका स्पेशलाइजेशन होगा वो उसका भी एक्सपोर्ट करेगी। तो आप एक ही तरीके का फोकस हो, तो इसको काटते हुए बाद में मिडाल ने भी बोला, उन्होंने सर्कुलर एंड क्यूमुलेटिव कॉजेशंस के बारे में बताया। हालांकि जो तीनों थ्योरीज़ है, यानी कि जो जगदीश भगवती का थ्योरी है इमोशराइजिंग ग्रोथ, जो सिंगर हाइपोथेसिस है, प्रीवियस सिंगर हाइपोथेसिस है, और जो गनार मिडल का सर्कुलर एंड क्यूमुलेटिव कॉजेशन है, इनका जो तीनों का जब हम लोग सम अप करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि ये तीनों ये बोलते हैं कि जब टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है, यानी कि जब ट्रेड होता है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको क्या देखने को मिलता है? उनको अपना मतलब जो स्तर है वो कम देखने को मिलता है, यानी कि जो वेलफेयर होते हैं वो कम होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो फ्रूट है, उसका जो मीठा वाला फल है, या फिर जो मतलब इसका जो लाभ है वो किसको मिल जाता है? वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को मिल जाता है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो डे बाय डे पुअर होती चली जाती है, और जो डेवलप कंट्रीज़ है वो डे बाय डे क्या होती चली जाती है? रिच कंट्री होती चली जाती है। यानी कि जब इसका तीनों जब सेशंस हो जाएंगे, या फिर तीनों जब हम लोग हाइपोथेसिस पढ़ लेंगे, तो जब इसका सम अप होगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये तीनों लोग कुछ एक ही बात पर फोकस कर रहे थे। हाँ, उनकी जो थ्योरी थी वो डिफरेंट उन्होंने दिया था, अपने लेवल से उन्होंने डिफरेंट एम्पेरिकल स्टडी किया था और अपने लेवल पे उन्होंने दिया था, लेकिन उनका जो कंक्लूज़न है लास्ट में वो तकरीबन एक जैसा ही है। होपफुली मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।